साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे थे, हमने एमपीपीएससी क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम पढ़ रहे हैं और उसी तारतम्य में हमने यूनिट 10 को अभी तक कवर किया। आज उसी का लास्ट टॉपिक जो हमने वीडियो क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं, उसमें क्या था, उसमें हमने देखा केंद्रीय हरित अधिकरण तथा खाद्य आयोग के बारे में हमने पढ़ा और उसी के आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आज का हमारी क्लास यूनिट 10 जो है उसका ये लास्ट सेशन होगा। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, जो हमारे संविधान में मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सिलेबस का वर्णन है, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करना शुरू करेंगे। तो आइए आज यूनिट 10 के अंतिम टॉपिक के बारे में हम एमसीक्यू के तहत चर्चा करें और हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो दो आयोग, चाहे हम एनजीटी के बारे में बात करें, चाहे खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में बात करें, इनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम एमसीक्यू के तहत चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक प्रकार की संस्था है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण संस्था एनजीटी है वो कैसी संस्था है, किस प्रकार का वो निकाय है। ए में कहता है संवैधानिक निकाय, बी में कहता है सांविधिक निकाय, सी में कहता है वैधानिक निकाय और डी में कहता है स्वतंत्र या निष्पक्ष संस्था। साथियों ये कैसा निकाय है, तो ये हम जानते हैं, हमने क्लास में पढ़ा है कि ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। और ये सांविधिक निकाय क्यों है, क्योंकि इसका एक अधिनियम जो आया उसी के तहत इसका गठन हुआ और उस अधिनियम के बारे में, वो कौन सा अधिनियम था उसको हमने चर्चा की कि 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आया, जिसके तहत क्या किया गया, एनजीटी का गठन किया गया और एनजीटी एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एनजीटी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई। एनजीटी की जो स्थापना हुई वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई। आपके ऑप्शन ए में है आर्टिकल 15, बी में है अनुच्छेद 19 और सी में कहता है अनुच्छेद 21 और डी में कहता है अनुच्छेद 32। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो हमने क्लास में चर्चा करी थी। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में ही प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है और उसी से संबंधित ये एनजीटी की स्थापना हुई। बाकी अगर अदर आर्टिकल के बारे में बात करें, आप जानते हैं कि 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में। उसी प्रकार अगर हम 19 में बात करें तो 19 में वाक्य स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, वाक्य स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। और इसी प्रकार अगर हम अनुच्छेद 15 में देखें तो इसमें संबंधित जाति वर्ग के लिए क्या बात की गई है, उनके आरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 में हमने देखा कि इसमें प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। इस तरह प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहां पर नहीं है। क्या पूछ रहा है कि एनजीटी का कार्यालय इनमें से कहां पर नहीं है। हमने क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में कहता है कोच्चि, बी में कहता है पुणे, सी में कहता है चेन्नई। साथियों इसको चेन्नई कर लीजिए आप, और डी में कहता है भोपाल। इनमें से कौन से जगह, ऐसा कौन सी इसमें से ऑप्शन है जहां पे क्या नहीं है, एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। साथियों जब हमने क्लास में पढ़ा था वहां हमने चर्चा की थी कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके, एनजीटी के, और वो कहां कहां है। तो हमने बात की थी कि वो भोपाल में है, भोपाल में है, चेन्नई में है, चेन्नई में है, पुणे में है और कोलकाता में है। और कहाँ है, कोलकाता में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए कोच्चि, क्योंकि कोच्चि में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है और हमने इसके शॉर्ट फॉर्मूले के बारे में भी बात की थी। हमने इसको भोपू कोच के साथ कोड वर्ड के साथ पढ़ा था। भोपू कोच, भोपू कोच से मतलब भोपाल, पुणे, कोच्चि और चेन्नई। इस तरह हमने इसके याद करने की कोशिश की थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एनजीटी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है। एनजीटी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। ए में कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी में कहता है वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी में कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 और डी में कहता है जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ, एनजीटी का गठन किया गया और इस प्रकार से ये एक सांविधिक निकाय है। तो यहाँ इसके अधिनियम के गठन के बारे में पूछ रहा है। एनजीटी का गठन इसके तहत हुआ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में जो आया उसके तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। एनजीटी की स्थापना कब की गई। आपको स्थापना के बारे में पूछ रहा है, किसके, एनजीटी के स्थापना के बारे में पूछ रहा है। ए में कहता है 18 अक्टूबर 2010, बी में कहता है 17 अक्टूबर 2010 और सी में कहता है 19 अक्टूबर 2011 और डी में कहता है 16 अक्टूबर 2010। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन ए होगा। 18 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ, एनजीटी की स्थापना हुई, नेशनल हरित अधिकरण आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नहीं रहा। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो आपके ऑप्शन में श्री टी.एस. ठाकुर, बी में श्री लोकेश सिंह पंत और सी में कहता है श्री आदर्श कुमार गोयल और डी में कहता है श्री स्वतंत्र कुमार। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि श्री टी.एस. ठाकुर जी कभी भी आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी अगर अदर ऑप्शन के बारे में चर्चा करें कि इनमें कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्या, तो जो श्री लोकेश सिंह पंत हैं ये प्रथम रहे हैं। प्रथम क्या रहे हैं, सूचना, ये सॉरी प्रथम। अब हम क्या चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्न में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नहीं रहा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए में कहता है श्री टी.एस. ठाकुर जी, बी में कहता है श्री लोकेश सिंह पंत जी और सी में कहता है श्री आदर्श कुमार गोयल और डी में कहता है श्री स्वतंत्र कुमार। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि श्री टी.एस. ठाकुर जी कभी भी क्या नहीं रहे हैं, वो आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है साथियों, आइए हम ऑप्शन में देखें, क्वेश्चन में देखें। एनजीटी की संरचना में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। एनजीटी की संरचना में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। ए में अध्यक्ष, बी में पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और सी में विशेषज्ञ सदस्य और डी इनमें से सभी। आप जानते हैं जब हमने क्लास में चर्चा करी थी उस समय हमने कहा कि एनजीटी में एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं। इस तरह से ये तीनों संरचनाएं आयोग में होती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सभी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में है घरेलू व पारिवारिक विवादों का समाधान, बी में कहता है पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान और सी में कहता है प्रशासनिक विवादों का त्वरित समाधान और डी में कहता है वाणिज्य व व्यापार से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान। इसका साधारण सा आंसर है वो आप जानते ही होंगे। तो इनमें से क्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा था उस समय हमने चर्चा करी थी ये एक प्रकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट है। किसके संबंधित, जो एनजीटी से संबंधित मामले होंगे उनको तीव्र निपटान के लिए ये इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है केंद्र सरकार, सी में है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करने का काम करती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। अब आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एनजीटी इनमें से क्या है। एनजीटी इनमें से क्या है और इसका आंसर की चर्चा हमने अभी हाल ही में की है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने की, तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे।
ए में कहता है एक केंद्रीय संस्था, बी में कहता है गैर सरकारी संगठन, सी में कहता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये एक प्रकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें एनजीटी से संबंधित मामलों के तुरंत निराकरण, तुरंत उसमें सुनवाई के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एनजीटी का विस्तार रूप क्या है? एनजीटी के फुल फॉर्म के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखें। कहता है ऑप्शन ए में कहता है नेशनल ग्रीन थ्रिटी, बी में कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी में कहता है नेशनल ग्रीन टैक्स और डी में कहता है नेशनल गुड्स टैक्स। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका सही उत्तर होगा, इसका सही फुल फॉर्म होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यूनतम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? हरित अधिकरण में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपके ऑप्शन ए में 5, बी में 15, सी में 20 और डी में 10। तो ये जो 10 है ऑप्शन डी में, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या 10 की बात की गई है और 20 जो ऑप्शन में लिखा है वो अधिकतम संख्या हो सकती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, जिसमें 10 है। 10 मिनिमम, कम से कम, और अधिकतम 20 सदस्य का प्रावधान किया गया है किसमें? एनजीटी जैसे आयोग में। अब हम देखें प्रश्न नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब एनजीटी के संबंध में जो ये कथन लिखे गए हैं, क्या ये सही हैं? इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप कथन ए देखें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में न्यायिक और विशेषज्ञता सदस्य शामिल होते हैं। कथन दूसरे में कहता है अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन पहला है वो सत्य है और जो कथन दूसरा लिखा गया है, कहा गया है कि सदस्य एवं अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, पुनर्नियुक्ति की पात्रता इनको नहीं है। लेकिन जो कथन ए है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में न्यायिक और विशेषज्ञता सदस्य शामिल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक कथन है। इसलिए केवल एक ऑप्शन ए में है, केवल एक सत्य है और ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 कहता है पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? और इसके बारे में हम क्लास में चर्चा कर भी चुके हैं। ए में कहता है ऑस्ट्रेलिया, बी में कहता है नॉर्वे, सी में कहता है स्वीडन और डी में कहता है न्यूजीलैंड। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? पहला देश है जहां एनजीटी न्यायालय की स्थापना हुई। न्यूजीलैंड दूसरा है और उसके बाद जो हमारा प्यारा भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो तीसरे स्थान पर आता है। हमारा भारत किस में आता है? तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। इस तरह हमने क्या देखा? पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाले देशों के बारे में हमने चर्चा की। और आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में पहले देश के बारे में पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का जो खाद्य आयोग है वो कितने सदस्यीय निकाय है। ए में कहता है 6 सदस्य, बी में कहता है 5, सी में कहता है 4 और डी में कहता है 3। तो हमने जब पढ़ा था, हमने देखा था कि जो 6 सदस्यीय निकाय है ये, इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, उसमें एक सचिव भी होता है। और हमने वहाँ ये चर्चा की थी कि ये एक प्रकार का 6 सदस्यीय निकाय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की संरचना के बारे में असत्य कथन बताइए, गलत कथन बताइए। इन जो दिए गए हैं कथन, उनमें से गलत कथन कौन सा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण, बी में कहता है 1 अध्यक्ष एवं 5 सदस्य, सी कहता है कम से कम 2 महिला तथा 1 SC और 1 ST का सदस्य होना अनिवार्य है ये, और डी में कहता है पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इनमें से जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, क्योंकि वे
पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। बाकी जो ये ऑप्शन दिए हैं, चाहे ऑप्शन ए, चाहे ऑप्शन बी, चाहे ऑप्शन सी के बारे में चर्चा करें, ये सभी कथन जो हैं वो सही कहे गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग से संबंधित कथन ये सही हैं। इसलिए यहाँ गलत कथन के बारे में आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है और गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी गलत कथन है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है, साल भर की जो काम करने की जो रिपोर्ट है, उसको कहाँ प्रस्तुत करता है, किसको सौंपता है? ए में कहता है राज्यपाल, बी में कहता है राज्य सरकार, सी में कहता है मुख्यमंत्री और डी में कहता है केंद्र सरकार। साथियों, मध्य प्रदेश खाद्य जो आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो वो हमारे प्रदेश की सरकार को, राज्य सरकार को सौंपने का काम करता है। और फिर राज्य सरकार क्या करती है? उसे विधानमंडल में, विधानसभा में रखवाती है। इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 18 देखें। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश का जो खाद्य आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कहता है राजकिशोर स्वाई, बी में कहता है विपिन खंडेलवाल, सी में कहता है विनोद अग्निहोत्री और डी में कहता है राजीव श्रीवास्तव। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि राजकिशोर स्वाई जी हमारे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ए में कहा गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का अध्यक्ष, बी में कहा गया है मुख्यमंत्री और सी में कहा गया है मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और डी में कहा गया है राज्यपाल। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपसे पूछ रहा है कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ए में कहता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का अध्यक्ष, बी में कहता है मुख्यमंत्री और सी में कहता है मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और डी में कहता है राज्यपाल। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? ए में है 21 जुलाई 2016, बी में कहता है 21 जुलाई 2017 और सी में कहता है 19 जून 2016 और डी में कहता है 19 जुलाई 2017। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है किसको? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को। किसी व्यक्ति को समन जारी करना, बी में कहता है किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करना, सी में कहता है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और डी में कहता है जुर्माना लगाना एवं सजा देने की शक्ति। साथियों, जुर्माना लगाना एवं सजा देने की शक्ति आयोग के पास नहीं है और इसी शक्ति को आयोग धारण नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी जो ऊपर के तीनों कथन हैं वो सही हैं, क्योंकि सिविल न्यायालय की शक्ति के तहत ये तीनों कथन सही हो जाते हैं, क्योंकि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और उसके तहत ये तीनों काम आयोग कर सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन डी, जुर्माना लगाना एवं सजा देने की शक्ति आयोग के पास नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22 कहता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत हुआ है? ये किस धारा के तहत गठन किया गया है? आपके ऑप्शन ए में कहता है धारा 14, बी में कहता है धारा 16 और सी में कहता है धारा 15 और डी में कहता है धारा 17। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 कहता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, मतलब उसके देखरेख में काम करता है?
ए में कहता है कार्मिक मंत्रालय, बी में कहता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में कहता है पर्यावरण मंत्रालय और डी में कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नोडल मंत्रालय के रूप में कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्य करता है। किसके? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नोडल एजेंसी के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FCI की स्थापना कब की गई? ए में कहता है 9 मई 2007, बी में कहता है 2 जून 2007 और सी में कहता है 8 जुलाई 2009 और डी में कहता है 5 सितंबर 2008। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर 2008 को क्या हुआ? FCI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 25 के बारे में हम देखें तो कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में से सही विकल्प है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से ऑप्शन सही हैं? ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, सी में कहता है ये अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं और डी में कहता है उपरोक्त जो कथन ऊपर कहे गए हैं वो सभी सही हैं। तो ये जो भी कथन है वो सभी किसके संबंध में? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में सही हैं। ये इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखें प्रश्न नंबर 26 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत निम्न में से किस स्तर इसको कर लीजिए, किस स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है? ए में कहता है जिला स्तर, बी में कहता है विकासखंड स्तर और कथन तीसरे में कहता है उचित मूल्य स्तर और कथन चौथा जो है कथन डी जो है उसमें कहता है राज्य स्तर। साथियों इन तीनों स्तरों, ये चारों स्तरों जो भी दिए हैं इनमें आयोग काम करता है। राज्य स्तरीय, उसके बाद जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और फिर ग्राम पंचायत स्तर में उचित मूल्य के दुकान के तहत ये आयोग काम करता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी या राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 कहता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखता है, कौन रखवाता है? कौन रखता है? तो ए में कहता है मुख्यमंत्री, बी में कहता है राष्ट्रपति, सी में कहता है राज्यपाल और डी में कहता है राज्य सरकार। इसके बारे में हमने पढ़ चुका है कि राज्य सरकार संबंधित विधानमंडल के सदन में रखवाने का काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर कौन शिकायत का निवारण करता है? तो ए में कहता है प्रथम श्रेणी न्यायाधीश और बी में कहता है उप जिला दंडाधिकारी, सी में कहता है जिला दंडाधिकारी और डी में कहता है इनमें से सभी। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जिला दंडाधिकारी क्या करता है? शिकायत के निवारण का काम करता है जिला दंडाधिकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य खाद्य आयोग को आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी कौन उपलब्ध कराता है? अगर आयोग को लगता है कि हमें किसी प्रकार के प्रशासनिक या तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, स्टाफ की जरूरत है, तो उसको उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है राज्यपाल, बी में कहता है मुख्यमंत्री, सी में कहता है राज्य सरकार और डी में कहता है केंद्र सरकार। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्य सरकार को ही यह सुनिश्चित करने का काम दिया गया है कि वो आयोग को मस्त जिस प्रकार की आवश्यकता हो आयोग को उसे प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराए। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 कहता है किसके अनुमोदन के बाद यहाँ कर लीजिए, यहाँ बाद लिखा हुआ है उसको आप बात कर लें। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है केंद्र सरकार और सी में है प्रधानमंत्री और डी में है राज्य सरकार। साथियों जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद दोनों जो राज्य हैं वो आपसी सहमति के बाद क्या कर सकते हैं? संयुक्त रूप से राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ हमने क्या देखा? एनजीटी और खाद्य सुरक्षा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में जो संभावित हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। साथियों यहाँ से हमारा यूनिट 10 कंप्लीट होता है। हमने पूरे आयोग और उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा करी। हमने पहले क्लास में पढ़ा और उसके बाद हमने उसी टॉपिक के एमसीक्यू लगाए। तो साथियों यहाँ यूनिट 10 खत्म होता है।
अब हम आगे अगली क्लास में क्या देखेंगे, हम जो भारतीय संविधान है उसमें जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस दिया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास पर, तब आप वहां एक अलग ऊर्जा, एक अलग जोश के साथ वहां उपस्थित हों और भारतीय संविधान की तैयारी के साथ आप सिलेबस देखें। और उसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले एक्ट भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में चर्चा की गई है। हम अगली क्लास में वही पढ़ने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए और हम भी अपने एक नई ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें इंपॉर्टेंट बात, आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली क्लास पर।